राजपुर नाम का कस्बा उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में बसा हुआ था। यह कस्बा बाहर से देखने पर शांत लगता था, लेकिन उस शांत सतह के नीचे असमानता, गरीबी और मजबूरी का कड़वा सच धड़कता था। यहाँ के गिने चुने अमीर जमींदार पूरे गांव पर राज करते थे। बाकी किसान, मजदूर और बंटाईदार उनकी दया पर निर्भर रहते थे। उन्हीं गरीब परिवारों में से एक था रूही का। रूही के पिता रामस्वरूप एक छोटे किसान थे। उनके पास बस एक बीघा जमीन थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। लेकिन खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी थी। कभी बारिश धोखा दे जाती, कभी बीज महंगे पड़ जाते और जो कुछ पैदा होता वह कर्ज चुकाने में ही निकल जाता। गांव के सबसे ताकतवर जमींदार सुरेश ठाकुर से। ठाकुर गांव का चौधरी था। उसकी बात मानना सबकी मजबूरी थी। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि रामस्वरूप की जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। रूही 17 साल की थी। उम्र कम थी, लेकिन आंखों में सपनों की चमक बहुत गहरी थी। वह स्कूल जाना चाहती थी। किताबों से उसका विशेष लगाव था, लेकिन गरीबी ने उसकी राह रोक दी। 8वीं तक पढ़ने के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में उसका ज्यादातर समय माँ के साथ घर का काम करने और खेतों में पिता की मदद करने में बीतता। कर्ज की किश्तें बढ़ने लगीं। ठाकुर ने धमकी दी। रामस्वरूप बेचारा जानता था कि उसके पास चुकाने को कुछ नहीं। वह सिर झुकाकर विनती करता। स्वरूप, अगर कर्ज चुकाया नहीं तो जमीन पूरी तरह मेरी हो जाएगी, और याद रखना, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तभी ठाकुर ने नया रास्ता सुझाया। तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, मजबूत भी है। उसे मेरे खेतों में मजदूरी करने भेज दो। रोज का हिसाब मैं कर दूंगा। रामस्वरूप के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवा लेती है। आखिरकार उसने आंसू भरी आंखों से अपनी बेटी से कहा, बिटिया, अब तुझे ही हमारी इज्जत और घर संभालना होगा। खेतों में काम करना पड़ेगा। रूही ने पिता की टूटी हुई आवाज सुनी और चुपचाप हामी भर दी। सुबह सूरज उगने से पहले ही रूही को खेतों में पहुंचना पड़ता। खेत पर ठाकुर का मुनीम खड़ा था। उसने उसे कठोर नजरों से देखा और बोला, काम में जरा भी ढिलाई हुई तो मजदूरी काट लूंगा। रूही झुककर बोली, जी। दिन भर उसने खेतों में पसीना बहाया। धूप इतनी तेज थी कि उसके गाल झुलस गए, हथेलियां छिल गईं। शाम तक जब घर लौटी तो थकान से पस्त थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे अपमान का था। मुनीम और दूसरे मजदूरों की तिरछी नजरों ने उसका मन घायल कर दिया था। हर सुबह अंधेरे में उठकर खेत जाना, दिन भर काम करना और रात को थक कर ढेर हो जाना उसकी जिंदगी बन गई। गांव की औरतें भी मजदूरी करती थीं, लेकिन रूही के लिए यह बोझ ज्यादा था, क्योंकि वह जवान थी और ठाकुर के आदमी उसकी तरफ आए अजीब नजरों से देखते थे। वह अक्सर सोचती, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही मिट्टी में दबकर रह जाऊंगी? लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक जिद भी पल रही थी। खेत से लौटकर उसने लालटेन जलाई और कुछ लिखना शुरू किया। शब्द उसके दुख, अपमान और संघर्ष की कहानी कहते थे। मैं मिट्टी में दब सकती हूँ, लेकिन मेरी आवाज कभी नहीं दबेगी। वह लिखते लिखते रो पड़ी, लेकिन रोने के बाद मन हल्का हुआ। उसे लगा जैसे उसके अंदर अब भी एक चिंगारी बाकी है। राजपुर में सिर्फ रूही ही नहीं,
और भी लड़कियां ऐसी ही मजबूरियों में बंधी थीं। कोई चूल्हे चौके में कैद थी, कोई मजदूरी में। ठाकुर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रूही ने तय किया कि वह इस चुप्पी को तोड़ेगी। धीरे धीरे उसने गांव की कुछ सहेलियों से बात करनी शुरू की। हम सब एक जैसे हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं तो शायद कुछ बदल। लड़कियां पहले तो डरीं, लेकिन रूही की बातों में सच्चाई थी। एक दिन खेत में काम करते समय ठाकुर खुद आया। उसने मजदूरों पर ऊंची आवाज में डांट लगाई। फिर उसकी नजर रूही पर पड़ी। अरे, ये वही राम स्वरूप की बेटी है ना? खूब मेहनत करती है। उसकी आवाज में अजीब सा व्यंग्य था। रूही की आंखें झुक गईं, लेकिन उसके दिल में आग जल उठी। उसने मन ही मन ठान लिया। एक दिन जब रूही थक कर खेत की मेड़ पर बैठ गई थी, ठाकुर का सरदार आ गया और चिल्लाया। क्यों बैठी है? तेरे बाप का खेत है क्या? रूही ने पहली बार आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। सांस लेना मेरा हक है। उसी शाम उसके पिता को ठाकुर ने बुलवाया और धमकाया। अगर जुबान खोली तो घर उखाड़ फेंक दूंगा। उस रात घर में चुप्पी थी। पिता की आंखों में आंसू थे। माँ की रसोई में चूल्हा नहीं जला, लेकिन रूही की आंखों में आंसू की जगह आग थी। वही आग जो सालों के शोषण की राख के नीचे सुलग रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में गुड्डू नाम का एक युवा शिक्षक आया। वह शहर से आया था, लेकिन गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता और उनके माता पिता से मिलकर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। रूही से उसकी पहली मुलाकात तब हुई जब वह कुछ बच्चों को खेत के पास पढ़ा रहा था। रूही कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर बोली, इनके पढ़ने से क्या बदलेगा? भूख तो फिर भी लगेगी। गुड्डू मुस्कुराया और बोला, पढ़ाई भूख मिटाने का सीधा उपाय नहीं है, लेकिन भूख के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है, और ताकत वही काम आती है जो मिलकर उठे। रूही ने सिर झुकाया और धीमे से पूछा, लेकिन सब तो डरते हैं। डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर हम डर के सामने खड़े नहीं होंगे तो शोषण हमेशा जीतता रहेगा। रूही के मन में एक नई सोच जन्मी, डर को तोड़ना। रूही और गुड्डू ने चुपचाप गांव के मजदूरों से बात करनी शुरू की। वह जानती थी कि कोई खुलकर साथ नहीं आएगा। धीरे धीरे लोगों ने रूही की आंखों की आग को महसूस किया। रूही ने कहा, हम सब एक जैसे हालात में हैं। अगर हम सब मिलकर ठाकुर के खेतों में काम बंद कर दें और अपनी मजदूरी पूरी लें, तो वह मजबूर हो जाएगा।
गांव की पहली मीटिंग एक चुपचाप रात को चौपाल में हुई। बूढ़े, औरतें, नौजवान सबने अपने डर को शब्दों में बांटा। कुछ बोले, ठाकुर बदला लेगा। हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। पुलिस भी उसकी सुनती है। लेकिन रूही बोली, जब तक हम डरते रहेंगे हमारा शोषण चलता रहेगा। अगर सब साथ हों तो वो अकेला क्या कर लेगा। ये वो रात थी जब आवाज एक हुई और बेड़ियां हिलने लगी। सुबह होते ही ठाकुर के खेत खाली पड़े थे। काम बंद था। यह नजारा ठाकुर ने कभी नहीं देखा था। गुस्से से लाल होकर उसने गांव में धमकियां दी, कुछ को बुलाकर मारा भी, लेकिन इस बार सब चुप नहीं थे। जब ठाकुर के आदमी एक बुजुर्ग मजदूर को पीटने लगे, गांव की औरतें डंडे लेकर सामने खड़ी हो गईं। लोग चौपाल में इकट्ठा हुए और पंचायत बुलाई गई। ठाकुर ने कहा, ये सब एक औरत की वजह से हो रहा है, इसे गांव से निकालो। लेकिन इस बार आवाज उठी, अगर रूही जाएगी तो हम सब भी जाएंगे। हम सब रूही हैं। पंचायत में घंटों बहस चली। रूही ने वहां भी वही बात दोहराई। हमें हक चाहिए, भीख नहीं। मजदूरी पूरी, इज्जत से काम, यही तो मांग है। पंचायत ने घोषणा की, अब से किसी से जबरन काम नहीं करवाया जाएगा। मजदूरी समय पर और पूरी दी जाएगी। किसी को धमकाने या मारने पर सजा होगी। मजदूरों की शिकायतों के लिए पंचायत में एक स्थायी प्रतिनिधि बैठाया जाएगा। ठाकुर ने गुस्से में पंचायत छोड़ी, लेकिन वह जान गया था कि अब उसकी बुलंद आवाज का मुकाबला और भी बुलंद आवाजों से है। रूही की आंखों में चमक थी। डर की जगह आत्मविश्वास आ चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में एक सहकारी समिति बनी। मजदूरों ने मिलकर खेतों का काम बांटा, अनाज बेचना शुरू किया और धीरे धीरे कर्ज चुकाने लगे। गुड्डू की मदद से गांव में एक छोटा पुस्तकालय और एक महिला प्रशिक्षण केंद्र भी खुला। रूही अब वहां लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दीदी आप डरती नहीं थी? रूही ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर हम डर के सामने खड़े नहीं होंगे तो शोषण हमेशा जीतता रहेगा। हम साथ थे, इसलिए जीत हमारी हुई। वहीं ठाकुर की सत्ता अब खत्म हो चुकी थी। पुराने जमींदाराना ढांचे टूटने लगे और वह दिन आया जब ठाकुर ने खुद पंचायत में आकर माफी मांगी। रूही अब गांव की पंचायत की पहली महिला प्रतिनिधि बन चुकी थी।